वेलकम टू द मोहित अरोड़ा शो। आज मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ। आज हम मिले हैं मीडिया एंड टीवी इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सरफराज। मीडिया का एक बहुत बड़ा चेहरा। स्टूडियो छोड़कर मैं सीधे लाल किले पर आया हूँ। नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। बड़े बड़े न्यूज चैनल के प्राइम टाइम एंकर, सीईओ ऑफ न्यूज इंडिया एंड मेरे पुराने दोस्त डॉक्टर सरफराज सैफी से। सैफी भाई ने अपने सफर की शुरुआत मात्र 19 साल की उम्र में की। 27 साल की उम्र में वो जय महाराष्ट्र जैसे बड़े न्यूज चैनल के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। जी मीडिया ग्रुप के बेहद मशहूर प्राइम टाइम एंकर रहे। देश के 3 बड़े मीडिया ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट रहे। हमारी आत्मा का पवित्र होना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी धर्म से रखते हो, किसी भी मजहब से रहते हैं। ना जाने कितने ही न्यूज चैनल लॉन्च कर चुके हैं। हमने उनके ऑफिस में विजिट किया। पीसीआर से लेके न्यूज इंडिया का सारा सेटअप देखा कि वहाँ शूटिंग कैसे होती है। जानेंगे कि मीडिया में उनकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, न्यूज़ कैसे बनती है, न्यूज़ का सेटअप कैसा होता है, मीडिया में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, आप मीडिया चैनल कैसे खोल सकते हैं। ऐसी ढेर सारी उनसे बातें करेंगे, गेम्स खेलेंगे, प्रैंक कॉल करेंगे और समझेंगे कि खुद सरफराज सैफी एक मुसलमान हैं और उन्होंने पीएचडी की हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। भाई मोहित मेरे दोस्त हैं, इनके आप शो को देखते रहिए, पसंद करते रहिए। ये जो शो है ये इतिहास लिखेगा मोहित, क्योंकि आपने जो पहला शो ही धमाकेदार किया है। जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। तो शुरू करते हैं द मोहित अरोड़ा शो। किसान आंदोलन के दौरान कुछ पिक्चर्स वायरल हुए। गोदी मीडिया मोदी के दलाल, मोदी का दलाल। देखा कि एक पोस्टर लगे हुए हैं ट्रैक्टर ट्रॉली पर, मोदी के दलाल। उसमें मेरी फोटो डॉगी नंबर 1 यानी कुत्ता नंबर 1 मैं था। उसमें सुधीर जी थे, उसमें अर्नब गोस्वामी जी थे और रजत शर्मा जी थे। नाम सरफराज सैफी और पीएचडी कर रहे हैं आप हिंदू धर्म के सबसे बड़े नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। लॉजिक क्या है भाई? जर्नलिज्म के साथ साथ एक ही वे व्यापार भी हो गया। अब व्यापार के लिए जाहिर सी बात है कि आप सरकार से पैसे लोगे, सरकार से ऐड लोगे तो सरकार के खिलाफ खबरें तो नहीं चला सकते। मतलब कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर रहता नहीं है, क्योंकि वो गिव एंड टेक है। आप सरकार से पैसे ले रहे हो, सरकार आपको पैसा दे रही है, तो सरकार के फेवर में आपको खबर चलानी पड़ेगी। और ये अभी नहीं है, ये शुरू से होता है, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, किसी की सरकार हो। राष्ट्र की आवाज 1100 एपिसोड, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। क्या स्टोरी है इसके पीछे? मैंने लिखा, लोगो बनाया, लोगो बनाने के बाद नीचे राष्ट्र की आवाज लिख के मैंने साइन कर दी, जो मेरी आदत है। मैंने कहा ये डन हो गया, राष्ट्र की आवाज होगा। और रात को 9 बजे का मेरा शो का नाम भी राष्ट्र की आवाज होगा। मैं राष्ट्र की आवाज शो करूंगा और इंशाल्लाह हम लोग इसमें इतिहास लिखेंगे। मैंने ये कहा था उनको, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं इतना लंबा काम करूंगा। एक पॉपुलर पर्सन जिसे ऑडियंस जानती हो, अच्छा, उसको कॉल मिलाओ, ओके, और उसे 60 सेकंड तक झूठ बोलो, प्रैंक करो, प्रैंक करो। झूठ बोलना है। चाचा, मैं न्यूज़ इंडस्ट्री छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा हूँ और मुझे एक फिल्म का ऑफर मिल गया है। अरे बेटा, लेकिन वो कौन सी फिल्म, बैनर क्या? बैनर बहुत बड़ा है, सारे लोग बड़े हैं, तो अब मुझे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें कल ही इस्तीफा देना पड़ेगा न्यूज़ चैनल से और काम करना पड़ेगा, और एक आपने साथ किसी एक को लाना है, उनके साथ भी काम करना पड़ेगा। थैंक यू सर, मोहित अरोड़ा दिस साइड। ओहो, हाउ आर यू मोहित जी? आई एम गुड सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा लगा सर आपकी आवाज़ सुन के, और जल्दी आपसे मेरा मिलना होगा फिर से। ये जो मोहित भाई ने फ़ोन लगवाया, इनका नाम है मनीष अवस्थी जी। हमारी इंडस्ट्री के बहुत वेल नोन जर्नलिस्ट हैं और आज तक के फाउंडरों में से एक रहे हैं आप। जैसे मैंने भी मास्टर्स की फिल्म मेकिंग के अंदर, आप भी मास्टर्स करके आए हैं, फिर आपने पीएचडी की हरियाणा की छोटे से गांव की कोई लड़की हमें देख, वो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहती है, वो आपकी तरह एक बहुत बड़ी एंकर बनना चाहती है। सपने हम सबके होते हैं, तो शुरुआत कैसे करें? एंकर बनने के लिए आपको जितना अच्छा पढ़ना पड़ेगा उतना अच्छा लिखना पड़ेगा, जितना अच्छा लिखना पड़ेगा उतना अच्छा बोलना पड़ेगा। आपको ये तीनों कॉम्बिनेशन साथ लेके चलने पड़ेंगे। गेम है 1 वर्ड आंसर। ओके, मैं एक वर्ड बोलूंगा, वो वर्ड सुन के आपके मन में क्या आता है आप वो बोले। ठीक है। इंडियन आर्मी, आई लव, अंजना ओम कश्यप, अच्छी एंकर हैं, ओवैसी साहब, बढ़िया बोलते हैं, योगी जी, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी, बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, डोनाल्ड ट्रंप। उसके बारे में क्या कहूँ, जो अपने फैसलों को लगातार बदल रहे हैं। द मोहित अरोड़ा शो जो
फर्स्ट एपिसोड है। जो सैफी भाई के साथ जो- कर रहे हैं हम लोग, आपका तहे दिल से बहुत सारा, ढेर सारा शुक्रिया। ये जो शो है ये इतिहास लिखेगा मोहित, क्योंकि आपने जो पहला शो ही धमाकेदार किया है, जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। भाई मोहित मेरे दोस्त हैं, इनके आप शो को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, बहुत अच्छे इंसान है, बड़ी मेहनत करते हैं और मैं इनको सालों से जानता हूँ। कई दिन हो गए सैफी भाई से मिले हुए। हाँ जी, क्या हाल है जी आपके? बहुत बढ़िया। कैसे हो आप? बहुत दिन हो गए हैं। कैसे लेट हो गए? ट्रैफिक, करंदी कुंज, बारिश। दिल्ली की ट्रैफिक में फंस गया जब हैं। आपकी फिल्म सिटी दूर हो जाती है यार। नहीं, फिल्म सिटी नजदीक है। हाँ। लेकिन आप टाइम पर गलत आए, क्योंकि ये प्राइम टाइम चैनल का भी है और प्राइम टाइम जो है वो ट्रैफिक का भी है। और प्राइम टाइम आपका भी और है। मेरा शुरू हो गया क्योंकि आप लेट हो गए और आपको स्टूडियो बिल्कुल बिल्कुल। टाइम हो तो पहले आप स्टूडियो विजिट करें, फिर डिस्कस करें। शो का है ना, 5 मिनट बाकी है सर। डन डन। तो सारा अपने को यहाँ दिखाते हुए, ताकि ऑडियंस समझ पाए कि एक न्यूज़ चैनल वर्क कैसे करता है। न्यूज़ चैनल वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन चूंकि अभी शो का टाइम हो गया हाँ। तो पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि अब प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। प्लीज़। हमारे मेकअप के हेड हैं जो हमारे एंकर्स को तैयार करते हैं, एंकर्स को रेडी करते हैं। अब मैं चूंकि रेडी होऊंगा, चूंकि शो में सिर्फ 5 मिनट अवनीश बाकी हैं। भाई, सैफी भाई मेकअप कितनी बार लेते हैं, रेडी कितनी बार होते हैं आपसे? रेडी तो इवनिंग में प्राइम टाइम में होते हैं सर डेली, हाँ। बट मेकअप नहीं लेते। उनकी स्किन वैसे ही ग्लो करती है। हाँ, उनकी स्किन वैसे ऑलरेडी क्लियर है और Right. कभी अभी देखो, शो शुरू होने में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। हाँ हाँ। और मैं मेकअप रूम में आया हूँ। 4 मिनट के भीतर मैं कपड़े भी चेंज करूंगा, फेस भी साफ करूंगा और स्टूडियो में जाऊंगा। सिर्फ 4 मिनट है, आप घड़ी में और देखिए। यहाँ कोई लेडी होती तो नहीं, उनके टाइम में कोई नहीं, यहाँ लेडी होती कितना टाइम लेती? अब अच्छा, आप क्विकली lady- स्टार्ट ये करें। ये मजा पता है क्या है कुछ भाई? हाँ। ये कोई पहला नहीं है, मैं बहुत सालों से ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं शो से सिर्फ 4 से 5 मिनट पहले आता हूँ और बस अपना कपड़ा चेंज किया। आप देख लो, सिर्फ 2 मिनट आपको लगेंगे, 1 मिनट मुश्किल से लगेगा मुझे चेंज करने में। आप घड़ी में टाइम देख लीजिए, ये अभी आपके सामने दिखा रहे हैं। 1 मिनट सिर्फ। वो कहते हैं ना, सच का सामना। और अब अवनीश तो पिछले 4 साल से भी मेरे साथ है, पहले भी काम कर चुके हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ एक मिनट मुझे लगता है, और 1 मिनट में हम आपके सामने नीचे होंगे स्टूडियो में। मुझे टाइम हो गया, मुझे आ जाओ जाना आ है। जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए, मुझे सिर्फ 30 सेकंड लगे हैं, बिल्कुल। ओनली 30 सेकंड। सिर्फ मुझे पैंट पहनने में टाइम लगा है और आपके सामने कितनी देर रेडी होने में लगता है ये आप खुद देख लीजिए, इससे अंदाजा आपको हो जाएगा कि मुझे कितना टाइम लगता है। ये हम हो गए, हमने पहन लिए दिहाड़ी के कपड़े मोहित भाई। अब हम जा रहे हैं मजदूरी करने, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। ये रहा मेरा मेकअप। केवल रोज वाटर यूज करते हैं सर, केवल रोज वाटर। अच्छा। आई एम रेडी और आप चल सकते हैं हम स्टूडियो में। इधर 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 आ गया। अच्छा, थैंक यू। चलो, कम से कम पुराने दोस्त होने का ये तो फायदा हो सकता है। आप बताइए कितने सेकंड लगे मुझे? 20-22 मुश्किल से। 20-22 लगे। अविनाश, चलो। ये हमारा स्टूडियो है, ये हमारे ओपी जी हैं हेलो मोहित। फ्रॉम बॉम्बे। ये एक शूट कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो भाई करिए। ये हमारे सारे ऑफिस में काम करने वाले हमारे साथी हैं। हाय एवरीवन। हाय। आपसे ऊपर मिले हैं, गुड नेम इज झा। सोनू, ये हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं जो हमारा शो चाहता है, अच्छा। तो ये शो को बनाते हैं। सोनू, आज क्या क्या है? ओपी जी हमारे डिस्कस कर रहे हैं, हमारे आउटपुट एडिटर हैं। क्या क्या है आज अपन के शो में? एक वर्क क्लोज वाला है अच्छा, और 2 स्टोरी उस पे है और एक वन नेशन वन इलेक्शन। अच्छा, वो तो बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का तो बड़ा बढ़िया है। अभी ट्रेंड में भी है। ठीक है, करते हैं, चलो। कितनी देर? बस 2 मिनट बाकी है। ये हमारी आउटपुट टीम है। यहाँ से जो खबरें आप लोग टीवी पर देखते हो वो लोग यहाँ से चलाते हैं।
वहाँ से जो ब्रेकिंग चलती हैं, ये ब्रेकिंग है, वहाँ से हमारे साथ एडिटिंग मशीनें हैं। ब्रेकिंग जो नीचे लिखा हुआ आता है ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ। कितनी स्क्रीन्स लगी हुई हैं यहाँ पे? ये आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी हैं, गिनना पड़ेगा। ये लंबा प्रोसेस होता है। तो इंडिया न्यूज़ 24/7 चलता है। हाँ, एक 24 घंटे चलता है। ये लोग हमारे साथ ही 24 घंटे ही इसको चलाते हैं। तो अलग अलग शिफ्ट में लोग आते होंगे। सुबह 6 बजे से लेकर और रात को 11 बजे तक ये कंटिन्यू लाइव चलता है। क्योंकि हमारे जो साथी हैं, जो ये इवनिंग शिफ्ट चल रही है अभी, इससे पहले आफ्टरनून शिफ्ट होती है और एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है। ये 3 शिफ्टों में लोग काम करते हैं इसी तरीके से। और जो नाइट में है वो नाइट में भी रहते हैं। तो आपका मेजरली नाइट में ही रहता है, प्राइम टाइम शो। क्योंकि आप तो इतने सालों से देख रहे हैं, तो ये रहता है कोई बड़ी खबर हुई, जो बड़ा कुछ होता है तो हम दिन में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। अर्ली मॉर्निंग भी आते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। चैनल को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो करना पड़ता है। न्यूज़ इंडिया की टैगलाइन है राष्ट्र की आवाज़। और मुझे याद है हाँ, आपने एक लंबा टाइम लिया था, ये एक रात- सोच समझ के लेट नाइट लिखी थी आपने, मुझे एक बार बताया था। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? ये रात को 2:45 के आसपास मैंने ये राष्ट्र की आवाज़ फाइनल किया था। हाँ। तो हमारी पूरी टीम रहती थी, मीटिंग करती हुई। तो बहुत लंबे अरसे के बाद इसकी कहानी बताऊंगा आपको। उधर हेडलाइंस पढ़नी शुरू हो गई। कौन सा? आ जाओ। शुरू हो रहा है। हाँ, 32 का हुआ रेस्क्यू, 25 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी। आ जाओ, बस यहीं। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पेश। सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में रखी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रिपोर्ट। कल पीएससी को सौंपी गई थी आबकारी की कैमरा के विशेष सामने रिपोर्ट। जा रहे हैं विदिन 30 सेकंड्स। का बड़ा बयान, कहा चुनाव के बाद तय होगा कौन होगा सीएम। पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव के बाद करेगा तय। हाँ जी, आ रही है मुझे। नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। देखा 3, 2, 1 होते ही कैसे पूरा का पूरी एनर्जी सैफी भाई की चेंज हो गई। एकदम हीरो की तरह इन्होंने एंट्री की है कैमरा के आगे और कंटिन्यू बिना रुके। लेकिन सवाल ये मैं तेज बोल नहीं सकता, कंटिन्यू बिना रुके बोले जा रहे हैं। लेकर ऐतराज सैफी भाई, हम अपनी बातचीत शुरू करें उससे पहले ये बताओ कि आपके चेहरे की चमक का राज क्या है? ये मोहित, आपने एक ऐसा सवाल छेड़ दिया है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और मज़े की बात यह है कि मैं बाय बर्थ ऐसा ही हूँ, ये नेचुरल है। कोई इसमें आपने देखा अभी जब मैं स्टूडियो में जा रहा था, मैं 2 मिनट पहले इस मेकअप रूम में गया, तैयार होकर वापस आ गया, स्टूडियो में जाके सीधा लाइव खड़ा हो गया। ये बेसिकली क्या है कि अगर इसको मैं आध्यात्मिक तौर पर देखूं, स्पिरिचुअल तरीके से देखूं, तो मैं सिर्फ नमाज पढ़ता हूं, हज करता हूं, कुरान पढ़ता हूं, जो एक किसी भी धर्म को मानने वाले के लिए ज़रूरी है। जैसे आप जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उस धर्म को आप फॉलो करते हैं, और जिस भी धर्म को आप फॉलो करेंगे तो ये आपकी अंदरूनी चीज़ें होती हैं। और मुझे लगता है कि ये उसी का एक नतीजा है। और मैं यही कहता हूँ कि ये सिलसिला आपसे नहीं, बहुत पहले से ही मेरा ऐसा चल रहा है। अच्छा, ये राज है। नो क्रीम, नो पाउडर, नो लाली, नो लिपस्टिक, खाली दिहाड़ी का कोट पहना, मजदूरी करी और सीधा खत्म, अपने घर गए। ये आपके लिए नहीं, ये हमारे लिए नहीं, बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स के लिए भी राज है। नहीं यार, राज देखो इसलिए है, मैं एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि मैं एंकर हूं तो सिर्फ स्टूडियो तक। स्टूडियो के बाहर मैं बिल्कुल एकदम आम आदमी। जैसे ये कोट उतरा दिहाड़ी वाला, मैं आम इंसान बन जाता हूँ। जब तक मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ तो एक पोजीशन पर हूँ, जैसे ही मैं कुर्सी से हटा तो एकदम नॉर्मल इंसान। और ये सिलसिला मेरा पिछले 2 दशक से चल रहा है, ये एक दिन का सदा नहीं है। क्योंकि मैंने अपने आप को इस दायरे में बांध कर रखा हुआ है कि मैं जब तक ऑफिस में हूँ तब तक एक साथी हूँ, दोस्त हूँ, बॉस हूँ, कुलीग्स हूँ, जो भी हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से हटा एकदम नॉर्मल हूँ। यहाँ तक कि
जो हमारे ख़बरों के दौरान हमारे, चूँकि एक परिवार का अहम हिस्सा है न्यूज़ रूम हमारा चैनल, आप ये देखो कि हम इतने सारे लोगों के साथ हम 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, 12-12 घंटे हमारे साथ ही काम करते हैं। एक परिवार से ज़्यादा वक्त हम न्यूज़ चैनल में अपने आप को देते हैं, उनके साथ रहते हैं, खाते हैं, आना जाना। नाराज़गी भी हो जाती है, मनमुटाव भी हो जाता है, तो 5 मिनट के बाद मैं नॉर्मल हो जाता हूँ कि यार ठीक है, मेरी गलती होती है तो मैं तुरंत अपना छोटा हो, बड़ा हो, सीनियर हो, जूनियर हो, मैं को बोलता हूँ ठीक है यार, डोंट माइंड, ये हमारा काम है। तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप किसी भी जगह काम कर रहे हैं, ये आपका पेशा है और ये आपका पैशन भी है, और इसीलिए मैं किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और आपने भी मुझे इतने सालों से देख रहे हैं, मैं जब तक एंकरिंग करी तब तक मैं एंकर हूँ, उसके बाद मैं अब नॉर्मल, मैं जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ रुकूंगा, जहाँ मेरा मन करेगा जो खाऊंगा, जहाँ मेरा मन करेगा मैं जाऊँगा। छोटी सी टपरी पे बैठ के मैंने कई बार देखता हूँ आप चाय पी रहे होते हैं, वहीं पे कुछ मिल गया, कुछ खा लिया। यार इतना समोसा फास्ट फूड खाते हैं फिर भी चमक रहे हैं। यार मोहित भाई देखो, मज़े की बात पता है क्या है, मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे, अरे हमने डाइटिंग शुरू कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सेम, मैं कभी डाइटिंग नहीं करता। मज़े की बात, अभी मैं शो ख़त्म किया, मैं शुद्ध मांसाहारी हूँ, लेकिन जब मेरा वेजिटेरियन का मन करता है तो मैं प्रॉपर वेजिटेरियन करता हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ से जाऊँगा, जाके फिर अपना खाना खाऊँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा, कोई नहीं है। मेरा जहाँ जो मन करेगा, मेरा दोस्त फिल्म सिटी के भी सारे लोग दोस्त जानते हैं कि भाई ये शाम को कहाँ कहाँ मिल सकता है, उनको सबको मालूम है, और आप भी उसमें है कई बार शामिल कि भाई कहाँ सूप पीना है, कहाँ क्या खाना है, कहाँ क्या खाना है, कहाँ चाइनीज़ खाना है, कहाँ चाइनीज़ खाना है, क्योंकि आप उसमें शामिल हो। मेरा अपना मानना यह है कि आप एक इंसान हो, आप आए हो, आप जाएंगे भी, लेकिन ये जो बीच का जो वक्त है, ये आपका एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा, और इसको खुलकर जीना चाहिए। पोजीशन आज है, कल नहीं होगी, कल है, परसों नहीं होगी, और ये तो इतिहास है इस देश का, परिवर्तन संसार का नियम है। तो हम क्यों एक दायरे में बंद के रहें, हम जो हैं वो ही रहें। मुझे ये बताओ, अब दिल्ली से हो, मुंबई से हो या दुबई से हो, मतलब आप पहले ये बताओ और फिर ये भी बताओ पैदा कहाँ हुए। क्योंकि मैं जब भी सुनता हूँ भाई मैं यार आज दिल्ली हूँ, आज मैं मुंबई हूँ, ना मैं अभी दुबई से आया हूँ। यार मोहित भाई देखो क्या है, मेरा जो जन्म है वो दिल्ली से सटे हापुड़ शहर में हुआ है, 50 किलोमीटर दूर है, गाज़ियाबाद ज़िला था, वो आप हो गया। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं मेरी स्कूलिंग हुई है और यहीं मैं पला बड़ा हूँ। उसके बाद मेरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मेरी स्कूलिंग हुई, अमरोहा में मेरी स्कूलिंग हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मेरठ से मैंने वकालत करी, वेस्टर्न यूपी मेरी कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि भी है, दिल्ली में भी मेरी जन्मभूमि है। चूँकि जब मैं 18-19 साल का हुआ था तो मैं दिल्ली भी आ गया था, यहाँ हमने स्ट्रगल करके मेहनत करके काम किया, तो दिल्ली भी मेरी कर्मभूमि है, पश्चिम उत्तर प्रदेश भी मेरी कर्मभूमि है। तो मैं दिल्ली में, चूँकि दफ्तर है NCR में, हेड ऑफिस है हमारा चैनल का जहाँ हम न्यूज़ पढ़ते हैं, मुंबई में मेरा परिवार रहता है, मेरे बीवी बच्चे रहते हैं, तो मैं फ्राइडे को बॉम्बे चला जाता हूँ, 2 दिन सैटरडे संडे की मुझे छुट्टी मिलती है, तो अपने बच्चों के साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। और रही बात जैसा आपने कहा दुबई या दूसरी जगह जाने का, तो वो एक कारोबारी भी एक हिस्सा है कि चलो ठीक है, कारोबार भी है और घूमना फिरना भी हो जाता है। तो अब ये सिंपल सा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं पैदा हुआ, जो मेरी कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि भी है, दिल्ली मेरी कर्मभूमि है। चूँकि मैंने यहाँ जो भी मुझे लोग जानते हैं, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी इंसान ने एज ए इंटर्न अपना कैरियर शुरू किया हो 2 दशक पहले, एज ए इंटर्न आप आए हों, आप ट्रेनी रिपोर्टर रहे, कॉरेस्पोंडेंट रहे, सीनियर कॉरेस्पोंडेंट रहे, क्राइम रिपोर्टर रहे, एंकर बने, प्रोड्यूसर बने, सीनियर प्रोड्यूसर बने, एडिटर बने, एग्जीक्यूटिव एडिटर बने, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर एडिटर इन चीफ, CEO बने। तो एक लंबा सफ़र है, चूँकि ये एक दिन का नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि मैं सिर्फ मेहनत पर भरोसा करता हूँ, मेहनत करता हूँ। मैं सुबह को, आप सोचेंगे, बड़ी हैरानी होगी आपको, कि मैं अर्ली मॉर्निंग 5-5:30 बजे उठता हूँ। हमारे यहाँ पर जब आप लोगों का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, हमारे यहाँ तहज्जुद का वक्त होता है। मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं सोता हूँ। 2-3 घंटे करने के बाद मैं अपने काम पर चला जाता हूँ। उसके बाद ये सिलसिला सोचो सुबह से लेकर रात तक। अब आप देखो, जिस समय मैं और आप बात कर रहे हैं 10 बजने वाले हैं रात के। बिल्कुल। अब आप ये सोचिए कि मैं सुबह 6 बजे का उठा हुआ इंसान हूँ, ठीक है, लगातार दिन में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। और आज सोचो कि मैंने 500 किलोमीटर की ड्राइविंग, यानी जाना और आना,
और फिर आके एकदम जोश के साथ और आपने जो आया आपके न्यूज़ सामने, पढ़ी। आपके सामने न्यूज़ पढ़ी और आपको देखो अब इंटरव्यू दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जाके खाना खा के फिर सोऊंगा। फिर तो ये सुबह रूटीन है, फिर सुबह आना है भाई, ये तो जिंदगी का अहम हिस्सा है। मेरा अपना मानना ये है कि आपके ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी आपको उतनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और आपको हर रोल आपके अलग अलग हैं। आप ऑफिस में हैं तो आपको एक अलग रोल निभाना है, आप घर में हैं आपको एक अलग रोल निभाना है, आप दोस्तों के साथ हैं तो आपको एक अलग रोल निभाना है। डिपेंड करता है कि हम एक कलाकार हैं, जो हम एक कलाकारी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इंसान को नेचुरल होना चाहिए, जो है वैसा होना चाहिए, उसमें बनावटी नहीं होना चाहिए। आपके सामने जो चीज़ है, क्योंकि हमारी लाइफ तो पब्लिकली लाइफ है, कोई हमारा कोई हाइड की चीज़ तो है नहीं कि भाई हमने कोई चीज़ छुपा रखी है। इतने सालों से हम काम कर रहे हैं और हर कोई जानता है कि यार अगर कोई इंसान इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया है, आप भी रात को 10 बजे तक अपना वक्त दे रहे हैं, मेरा वक्त ले रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि भाई हमने कुछ मेहनत की है ताकि हमारी कौम को, समाज को, देश को, राष्ट्र को उसका फ़ायदा मिले। देखो आज तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जिस दौरान आपने अपनी मास्टर्स की उस टाइम काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो आपने अपना करियर कैसे बनाया? जैसे आपने कहा आप इंटर्न रहे, तो आपकी शुरुआत की सैलरी क्या थी और किस किस ग्रुप के साथ आपने कब कब काम किया? थोड़ा सा मुझे उसके बारे में। बिल्कुल, देखिए मोहित जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये सवाल एक ऐसी जर्नी है, जैसे मैंने कहा कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, जैसे आम लोग होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। जैसे मैंने बताया कि मेरा मीडिया में गॉडफादर नहीं था, मेरा मीडिया में आने का कोई इरादा भी नहीं था। आप मेरी शक्ल सूरत देखकर लगता होगा कि या तो मैं किसी फिल्म का हीरो हूँगा या मॉडल हूँगा, नहीं तो मुझे फ़ौज में जाने का बड़ा शौक़ था। और मैं वाकई में, या तो मैं अगर आज एंकर नहीं होता, ये चैनलों में एस्टेब्लिश फेस नहीं होता, तो या तो मैं फ़ौजी होता या फिर मैं एक कामयाब एक्टर या मॉडल होता उस ज़माने से जब मैं काम कर रहा था। फौजी का तो मुझे पता नहीं लेकिन एक्टर और कामयाब एक्टर जरूर हो सकते। लेकिन आपने वादा किया है कि जब आप मूवी बनाएंगे तो उसमें मुझे कास्ट करेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने, जब मैं आया तो ऐसे अखबार निकलते थे, तो मैं 2 लीडिंग अखबार पढ़ता था उस ज़माने में, स्कूल के टाइम में, वो भी फिल्म की वजह से, क्योंकि वेडनेसडे को एक कलर पेज आता था, उसमें फिल्म की स्टोरी आती थी, किसने कितना स्ट्रगल किया, कितने मेहनत की, वो मैं पढ़ता था क्योंकि मुझे फिल्मों का लगाव था। तो मैं रैम्प शो करता था, कुछ मॉडलिंग की ऐड वगैरह करता था। उसी अखबार में लिखा कि अगर आपको एंकरिंग करनी है तो आप संपर्क करें किसी जगह का। कौन से सन की बात है? ये 2001-2 के आसपास की बात है। अच्छा। तो हम अखबार पढ़ते थे। वो अखबार जब पढ़ते थे उसमें वेडनेसडे को एक आर्टिकल आते थे फिल्मों के बारे में, उसमें हम देखते थे अच्छा ये हीरोइन, ये हीरो, इसने इतना मेहनत की, इतना संघर्ष किया, उनकी लिविंग लाइफ स्टाइल के बारे में आती थी। तो हम सोचते थे यार ऐसा कौन सा दिन आएगा जब हम भी इसमें, हमारी तस्वीर आएगी, हमारे बारे में छपा जाएगा। तो बहरहाल वो पढ़ते पढ़ते एक दिन अखबार में लिखा कि अगर आपको एक एंकर बनना है तो आप ये देखें। उसी ज़माने में फारूक शेख साहब का जीना इसी का नाम एक प्रोग्राम आता था, बहुत फेमस। वो मुझे बहुत पसंद था। मैं उसको देखता था तो मैंने कहा था यार हम ऐसा क्या करें जो इसमें आए। तो उसी दौरान लगातार मेहनत होती गई, करते गए, तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद जब मैंने देखा कि इसमें क्या किया जाए, तो जब मैं आया तो पता चला कि साहब उनकी तो फीस बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पर एंकरिंग सिखाते हैं, ये सिखाते, वो सिखाते। तो वहीं कई सारे लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया काम है इंटर्नशिप करना शुरू कर दो, आप चीज़ें सीख जाएंगे और आगे चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो उसी दौरान हमारी मुलाकात, हमारी इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम थे, उनसे मेरी हुई। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है, तो हम BG में इंटर्नशिप करने लगे, बैक फिल्म्स, जो अभी न्यूज़ 24 है। कुछ दिन मैंने वहाँ इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप के बाद में फिर मैं आज तक में एज ए ट्रेनी रिपोर्टर मैंने काम शुरू किया, और ट्रेनी रिपोर्टर काम करते 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 हमने खूब कैमरे उठाए, खूब ट्राईपोड उठाएँ। और आप जानते हैं कि जो एक पत्रकार की लाइफ होती है, चूँकि उस समय मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ट्राईपोड भी बड़े भारी होते थे, अब तो बड़े हल्के हल्के आने लगे। हम उस ट्राईपोड को कंधे पर लेके जाते थे। वेस्टर्न यूपी का कोई ज़िला ऐसा नहीं है उस दौर में जिस ज़िले में हमने काम ना किया हो। एक तो क्राइम की खबरें होती थी, लगातार हम उन खबरों को काम करते थे, और क्राइम की जो बारीकियां मैंने सीखी वो वेस्टर्न यूपी से सीखी। और वेस्टर्न यूपी से जब हमने क्राइम की जो बारीकियां सीखी, उसका फ़ायदा मुझे दिल्ली में मिला के ये सिलसिला शुरू होता चला गया। 1100 एपिसोड, हाँ राष्ट्र की आवाज़ की। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। क्या स्टोरी है इसके पीछे? यार मोहित भाई, इससे पहले मैं एक बड़े मीडिया ग्रुप के साथ काम कर रहा था, तो वहाँ मुझे राष्ट्रवाद एक शो दिया गया प्राइम टाइम, उसकी जिम्मेदारी थी। और अब सोचो कि नेशनल चैनल में प्राइम टाइम शो करना, उसको इस्टेब्लिश करना किसी एंकर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। और जब आपके बीच में बड़े दिग्गज हो,
आपको यूनिक स्टाइल के साथ जो हमारे पुराने साथी थे, हमारे पुराने बॉसेस थे, उन्होंने बड़ा भरोसा जताया और मैंने बड़ी मेहनत के साथ उस शो को इस्टेब्लिश किया और टचवुड कि वो शो बहुत हिट भी हुआ। अब जब मैं वो शो, जैसे मैंने कहा कि परिवर्तन संसार का नियम, और हर इंसान आगे बढ़ने के लिए ही काम करता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं 27 साल की उम्र में पहली बार वाइस प्रेसिडेंट बना था। 19 साल की उम्र में आपने काम करना स्टार्ट तब मैं क्राइम कवर करता था। बिल्कुल। तब क्राइम कवर करता था और क्राइम में भी 20-19 साल के आसपास मैं आपको बीच में रोकूंगा। हमारे पेरेंट्स जब हम 18-19 साल के होते हैं वो कहते हैं नहीं यार ऐसी दुनिया से अब दूर रहो। कोई भी अगर मान लो कोई झगड़ा हो रहा होता है, पेरेंट्स कहते हैं आ जाओ, नहीं उधर नहीं जाना। तो आप 19 साल की उम्र में क्राइम कवर कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो आपके पेरेंट्स ने क्या कहा? आपके पेरेंट्स का क्या इनपुट था यार या आपकी जिद थी? नहीं, जिद तो थी। उनको पहली बात तो यही नहीं पता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मॉडलिंग कर रहा हूँ या एंकरिंग कर रहा हूँ, ना कुछ पता ही नहीं था। वो तो खाली कि बोले देखो दिन भर ये काम करे रहते हैं। जब उनको थोड़े थोड़े दिन के बाद, उस ज़माने में 30 सेकंड की पीटीसी आती थी, प्रेजेंट टू कैमरा। जब हम उसको देखने के लिए सोचो सुबह से इंतजार करते थे कि हमारी पीटीसी आएगी, हम टीवी पे उसी में बड़े खुश हो जाते थे कि भाई हम टीवी पे दिख गए, और अड़ोस पड़ोसियों को सबको फ़ोन करके बोलते थे कि भैया टीवी पे देखो, हम आएंगे 30 सेकंड के लिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। देखिए, जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि राष्ट्र की आवाज़ के 1100 एपिसोड कैसे किए। जब ये न्यूज़ इंडिया 24/7 राष्ट्र की आवाज़, जब मैं इसका नाम फाइनल कर रहा था, इसका लोगो फाइनल कर रहा था मैं, तो मैं अपनी टीम के साथ रात दिन मेहनत करता था, बड़ा मंथन करता था। जैसे मैंने कहा कि मेरी आदत थी कि मैं सुबह को फजर की नमाज़ पढ़ी और मैं सीधा दफ्तर लोअर टी शर्ट में आके बैठ गया, सारे साथी जानते हैं। तो मैं लगातार बैठा रहता धुन में, हम क्या नया करेंगे, क्या अलग दिखेंगे, क्योंकि चैनलों में इस्टेब्लिश करना है अपने आप को, चैनल को इस्टेब्लिश करना है। तो मैनेजमेंट ने भी हमें छूट दे रखी थी कि भाई आप अच्छा करो। हमारे जो प्रमोटर्स थे उन्होंने कहा कि आप अच्छा करो, हमको बढ़िया करके दो। तो हमने उसी तरीके से मेहनत करी। मेहनत करने के बाद में मैं रात को तकरीबन 2-2:30 बजे की बात है, मैं दफ्तर में बैठा हुआ था, मेरे कुछ साथी बैठे हुए थे, और उन साथियों के साथ मिलकर मैंने कहा कि यार चैनल की टैगलाइन रखते हैं, कुछ अच्छा नाम सोचते हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम आए, मेरे साथियों से मैंने सजेशन लिया, सब ने कहा किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, लेकिन मेरे दिमाग में क्लिक किया कि नहीं, राष्ट्र की आवाज़ लिखेंगे। वो पेपर आज भी रखा हुआ है। मैंने लिखा, लोगो बनाया, लोगो बनाने के बाद नीचे राष्ट्र की आवाज़ लिख के मैंने साइन कर दिया, जो मेरी आदत है। मैंने कहा ये डन हो गया, राष्ट्र की आवाज़ होगा, और रात को 9 बजे का मेरा शो का नाम भी राष्ट्र की आवाज़ होगा। मैं राष्ट्र की आवाज़ शो करूँगा और इंशाल्लाह हम लोग इसमें इतिहास लिखेंगे। मैंने ये कहा था उनको, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं इतना लंबा काम करूँगा, क्योंकि मेरा तो इतिहास ऐसा है कि मैं 1.5 साल किसी चैनल में काम कर लेता हूँ, मैं उब जाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नया करने की आदत है। बेसिकली मेरा जो दिमाग है ना, वो क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ नया करने की। अब ये सोचो कि वो काम करते गए मोहित भाई, आज टचवुड उसके 1100 एपिसोड हो गए। मुझे खुद को भी अंदाज़ा नहीं कि 1100 एपिसोड कैसे हो गए। जब हमने 1000 एपिसोड हमारे हुए थे तो हमारे दोस्तों को पता चला, चूँकि उसका प्रमोशन हमने किया था। तो जब किया था तो उसका खूब उन्होंने जश्न भी मनाया, लेकिन कैसे हो गए ये मैं भी नहीं जान रहा। इतने एपिसोड कैसे हो गए मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हाँ, जी में जब मैं था, जब मैं राष्ट्रवाद शो करता था, उसके अराउंड हमने 200-250 एपिसोड करके जश्न मनाया था, बड़ा केक वेक काटा था न्यूज़ रूम में। वो नॉन स्टॉप में काम करता था। मतलब ये लगा लीजिए कि उस समय तो हमारा ये हाल था कोविड के दौरान कि हमें खुद को होश नहीं रहता, लेकिन एक जुनून था कि शो नहीं छोड़ना है। बीमार पड़ा तो स्टूडियो में, परिवार में, ख़ानदान में किसी का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई, तो आप स्टूडियो में, आपकी हालत ख़राब है तो आप स्टूडियो में। आप एक बार मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, शाम को 5:30-6 बजे तक बोले कि यार इसको हॉस्पिटल में है, एडमिट ही है, इसको रहने दो। मैं बंगाल इलेक्शन में था, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने अपने सीनियर्स के साथ लड़ गया, उन्होंने कहा कि नहीं तुम रेस्ट करो। मैंने कहा नहीं मैं करूँगा। मैंने इलेक्ट्रॉल पी के अपनी डिप विप हटा के मैंने फिर वो शो किया, हालांकि कमज़ोरी आ गई थी। तो एक काम करने का जो जोश है वो शुरू से है, कोई नया नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरे चैनल को ज़रूरत सुबह 6 बजे को है तो मैं 6 बजे को चैनल को खड़ा मिलूंगा। अगर मेरे चैनल को ज़रूरत दोपहर को 2:30 बजे है तो मैं 2:30 बजे खड़ूंगा, क्योंकि मेरी पहचान मेरे काम से है। और इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि काम आपका बोलता है। ये जो कैमरा आप चला रहे हैं ना, ये एक गलतियां पकड़ता है, और इस कैमरे के सामने खड़े होना आपके लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। आप मुस्लिम हैं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है। हाँ। आप मुस्लिम हैं, हाँ। नाम सरफराज सैफी, हाँ। और पीएचडी कर रहे हैं आप हिंदू धर्म के सबसे बड़े नेता हाँ। श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। हाँ। लॉजिक क्या है भाई इसके पीछे? मोहित भाई देखिए, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, वो हम सब के प्रधानमंत्री हैं।
वो जितने आपके प्रधानमंत्री हैं उतने प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, जितनी आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं उतनी मैं भी करता हूं। और जिस मज़हब से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, जैसा आपने कहा कि आप मुस्लिम हैं और नरेंद्र मोदी पर आप शो करते हैं, नरेंद्र मोदी पे आप PhD करते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैं राष्ट्रवाद करता था तब भी मैं मोदी साहब के ऊपर बहुत शो किए थे, और उसके बाद 200-250 एपिसोड वहाँ होते, 1100 एपिसोड में से अराउंड 900 या 1000 एपिसोड के आसपास मोदी साहब के ऊपर होंगे। चूँकि 2014 से मैं मोदी साहब को करीब से फॉलो करता था, उनको देख रहा था, उनके काम करने के अंदाज को देख रहा हूँ। मोदी साहब के अंदर एक खासियत तो है, चूँकि वो जिस तरीके से ज़मीन से उठ के आए हैं आपके और हमारे जैसे, उन्होंने इस देश में इतिहास रचा है, उन्होंने इस देश की दिशा और दशा बदली है, इस देश की पॉलिटिक्स को उन्होंने बदला है। और मुझे लगता है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो ज़मीनी नेता थे, जैसे मुलायम सिंह यादव हो गए स्वर्गीय, लालू प्रसाद यादव जी हो गए, शरद पवार जी हो गए, शरद यादव जी हो गए, ये सब ज़मीनी नेता थे। अब ये इनमें से बहुत सारे नेता नहीं रहे हैं, लेकिन अब उनके कद का नेता इस समय हिंदुस्तान में कौन है? कोई नहीं। क्योंकि जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे वो मेहनत करते हैं। तो जब मैं राष्ट्रवाद कर रहा था, उसी दौरान जो हमारे शो के कई सीनियर लोग थे, उनसे मेरी बात होती, तो उन्होंने कहा कि यार सरफराज, तुम राष्ट्रवाद कर रहे हो, तुम राष्ट्रवादी चेहरा बन गए हो, तो इसको आगे कुछ करो, इस पर किताब लिखो। तो मैंने कहा कि लिख सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी है भाई। हम भाई हमारे लिए हिंदू मुसलमान कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम अपने घर से ज़्यादा वक्त अपने दफ्तर में देते हैं, और दफ्तर में वहाँ हर धर्म के लोग काम करते हैं। और आप सोचो कि जितना हम परिवार की तरह रहते हैं वैसे ही रहते हैं। तो मैंने क्या काम किया कि मैंने ठीक है, उसी समय हमने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, और जब रिसर्च करना शुरू करे तो मज़ा आया। अब चूँकि पहले सब चीज़ें उनको देख रहे थे कि एक इंसान लगातार इतनी मेहनत कर रहा है, एक इंसान लगातार अपनी इमेज पे काम कर रहा है, अपने देश की मेहनत पे काम कर रहा है, कुछ तो खासियत होगी। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। और अच्छा, जो मेरा काम था टीवी पे दिखने वाला, वो मेरे उधर भी काम आ गया। तो मेरे तरीके से दोनों काम आ गया। तो मैंने कहा कि भाई, मैं जिस मुल्क में रहता हूँ उस मुल्क से मोहब्बत करना हमारे मज़हब में कहा गया है। जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ वो बाई बर्थ है ना। तो अगर मान लीजिए कि मेरा मज़हब कहता है कि मैं जिस देश में रहूं, जिस राष्ट्र में रहूं, जिस मुल्क में रहूं, उससे मोहब्बत करूं, वहाँ के कानून को मानूं, वहाँ की जो सरकार के जो फैसले उसको मानूं, तो जो मेरा एक काम है तो मैंने उसको फॉलो किया, और मैंने सिर्फ अपना धर्म निभाया। और जहाँ तक बात पढ़ाई की है, चूँकि उससे मेरा बड़ा लगाव रहा है। हालांकि काम करते करते पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और लगातार जैसे मैंने कहा कि मैंने वकालत भी करी है, मास्टर भी किया है, डॉक्टरेट भी करी इसी में ही। तो ये एक जुनून भी था, और एक सपना ये था, चूँकि मेरी वालिदा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो अब हम साइंस वाले स्टूडेंट तो थे नहीं, हम तो एवरेज स्टूडेंट थे, मध्यम वर्गीय परिवार वाले। चलो भाई, इसी में आगे बढ़ो। तो बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे साथियों ने साथ दिया, ये सिलसिला पूरा हो गया। इससे से जुड़ी एक और बात मैं आपसे पूछूंगा। किसान आंदोलन के दौरान कुछ पिक्चर्स वायरल हुई। हाँ। एक पिक्चर पे लिखा था डॉगी नंबर 1 सरफराज सैफी, दूसरी पिक्चर पे था डॉगी नंबर 2 सुधीर चौधरी। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी का दलाल, मोदी का दलाल। आप ही बताओ असल में क्या हुआ। मैं किसान आंदोलन पर बहुत शो कर रहा था, क्योंकि आपने जैसे कहा कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, किसान भाइयों को चीज़ों को जाना, उनके बीच में पला बड़ा रहा हूँ मैं, उनके दुख दर्द को बहुत करीब से जानता हूँ। तो अब चूँकि मेरा काम है, जो मुझे चीज़ दी जाएगी मैं वो करूँ। तो किसान आंदोलन के दौरान लगातार मैं शो करता रहा। हमने 15-20 दिन उनके सपोर्ट में बड़ा काम भी किया। 15-20 दिन के बाद में वो शो हमारी कुछ महिला को एंकर्स के साथ में वहाँ छेड़खानी हो गई, जो भी असामाजिक तत्व या कौन थे हम नहीं जानते। तो उसके बाद में चैनल ने ये फैसला किया कि हमारी जो चैनल की बहन बेटियां हैं उनके साथ जो बदतमीज़ी की हैं असामाजिक तत्वों ने, उसके ख़िलाफ़ हम बोलवाला करेंगे, हल्ला बोल करेंगे। इत्तेफाक से उस समय मैं स्टूडियो में था, और वो पहली खबर मेरे पास आई, मैंने उस खबर को पढ़ना शुरू कर दिया, वो उठा के वायरल हो गई। अब वो वायरल इतनी खबर हो गई कि वो खूब वायरल होने लगी। वो फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो लगातार वो खबर चलती गई। एक दिन मैं घर पे सुबह को सो के उठा, तो जब मैं सो के उठा तो देखा कि एक पोस्टर लगे हुए हैं ट्रैक्टर ट्रॉली पर, मोदी के दलाल। उसमें मेरी फ़ोटो डॉगी नंबर 1 यानी कुत्ता नंबर 1 मैं था, उसमें सुधीर जी थे, उसमें अर्नब गोस्वामी जी थे और रजत शर्मा जी थे। हम 4 थे। उसमें नंबर 1 पे मेरा कमाया था, उसमें मेरे फेस पर जूते वूते बजाने शुरू करे। चूँकि ज़िंदगी में पहली बार देखा, मैं भी टेंशन में आ गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, कहाँ से आया। अब वो चीज़ है वो इतनी फैली ग्रुपों में, क्योंकि अब तो आप जानते हो सोशल मीडिया का ज़माना, जैसा आपने कहा, तो वो इतना ज़्यादा फैला, वो फैलते फैलते मेरे घर तक आ गया।
तो बोले भाई ये क्या हुआ, मैंने कहा मुझे घर वालों का क्या उस टाइम माहौल क्या था घर पे? भाई आपने जो वालिदा, आपके वालिदा क्या कह रहे थे? भाई वालिदा तो मेरी हयात नहीं थी, लेकिन जब वो देखा गया तो मेरा परिवार थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कि यार ये क्या है, बोले जो आदमी यार बिल्कुल एक अलग दुनिया का आदमी है, बिल्कुल सीधा सीधा चलने वाला है, उसूल पसंद आदमी है, इसके साथ ये क्या हो गया। फिर मैंने अपने ऑफिस में कहा कि मतलब भाई ये ऐसी चीज़ अच्छी नहीं है, मैं तो बड़ा, चूँकि पहली बार ज़िंदगी का था, तो उन्होंने समझाया कि देखो ये पार्ट ऑफ लाइफ होती है और ये इसको तुम ऐसा क्यों ले रहे हो नेगेटिव के तौर पर, इसको आप पॉजिटिव के तौर पर लो। भाई आपने किया तो फिर पता चला कि वो उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया मेरे को, हमारे किसान भाइयों ने, अच्छा, कि भाई उसको ढूंढो। अब चूंकि मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला, अब वहाँ से शो भी करने जाना। अच्छा, मज़े की बात ये की थी, मैं टिकैत साहब के साथ भी काम कर चुका हूँ, जो बड़े टिकैत साहब थे हमारे स्वर्गीय, उनके साथ काम किया। तो चूंकि पश्चिम फादर साहब, हाँ, राकेश टिकैत साहब और नरेश टिकैत साहब के जो फादर साहब थे, उनके साथ मैंने काम किया। चूंकि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करते थे, हम लोग खबरें करने जाते थे, तो बड़ा मान सम्मान मिलता था। और ये बात टिकैत परिवार भी जानता है, हमारे किसान भाई जो पुराने लीडर्स थे वो भी जानते हैं कि भाई ये लड़का काम कर रहा है। फिर वो कहते थे यार इसकी मजबूरी है, चूंकि ऐसे चैनल में काम कर रहा है, इसकी मजबूरी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बाकी हमारे किसान भाई थे वो फिर भिड़ जाते थे, बोले नहीं करो, ये करो, वो करो। तो मैं जब शो करने भी जाता था ऊपर, किसान आंदोलन नीचे चल रहा, हम ऊपर जाते थे, पुलिस के प्रोटेक्शन में शो करते थे, फिर वो ढूंढते थे अच्छा देखो यहीं कहीं कैसे कर रहा, पकड़ो इसको। तो ऊपर आने की उनको इजाज़त नहीं, चूंकि फोर्स लगी थी। अब हम क्या काम करते, जैसा मेरा 9 बजे का शो होता था तो 7 बजे जाकर रिकॉर्ड कर लेते थे। तो हमारे यहाँ डफर लाइव भी होता था कई बार, डफर लाइव, हाँ, रिकॉर्डेड करके चला देना, कि प्री रिकॉर्डेड, हाँ प्री रिकॉर्डेड, कि ग्राउंड जीरो से सरफराज सैफी लाइव, ग्राउंड जीरो से सरफराज सैफी लाइव। चूँकि हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना था और ये अच्छा काम ये करा, चूँकि मैंने कहा कि हमारे जो साथी थे वो बड़े अच्छे थे इस मामले में, तो उन्होंने ये करना शुरू किया। तो इस तरीके से भैया जान बची, हालांकि बहुत नुकसान भी हुआ। गाड़ियाँ वाड़ियाँ मेरी तोड़ दी गई, गाड़ियों के कभी ACM हो जाता, उसको चोरी कर लिया, कभी टायर खोल कर कोई ले गया, कभी कोई AC खोल के ले गया, तो बहुत कहानियाँ थी। तो लेकिन क्या था कि वो बहुत दिन के बाद थोड़ा सा सुकून में आया कि काम है तो काम करना पड़ेगा। सीरियस बातें बहुत होगी, एक छोटी सी गेम खेलते हैं। अच्छा, गेम भी खेलना पड़ेगा? हाँ जी, ऐसा गेम खेलना जो मुझे भी नहीं। तो गेम है 1 वर्ड आंसर। ओके, मैं एक वर्ड बोलूंगा, वो वर्ड सुन के आपके मन में क्या आता है आप वो बोलेंगे। ठीक है। फर्स्ट वर्ड है योर फेवरेट कार। सभी मुझे पसंद है। दुबई, बढ़िया शहर है। फिल्म सिटी नोएडा, अच्छी है क्योंकि ज़िंदगी का बहुत वफ़ा गुजारा है। इंडियन आर्मी, आई लव। मुंबई, दिल के करीब है अभी। एंकरिंग, शौक है। अंजना ओम कश्यप, अच्छी एंकर हैं। सुधीर चौधरी, अच्छे एंकर हैं। रवीश कुमार, अच्छे एंकर हैं। विराट कोहली, अच्छे क्रिकेटर हैं। रोहित शर्मा, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। MS धोनी, बहुत बढ़िया पसंदीदा खिलाड़ी हैं मेरे, वो भी ओवैसी साहब, बढ़िया बोलते हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है, कानून के जानकार हैं और जो भी बात सदन में कहते हैं या सदन के बाहर कहते हैं वो तर्क के साथ कहते हैं। योगी जी, बहुत बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और साधु संतों को उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत भी है। बेहतरीन काम कर रहे हैं महाराज जी। उनकी आप कोविड काल के दौरान हमने देखा, एक वर्ड, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी, बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। डोनाल्ड ट्रंप, उसके बारे में क्या कहूँ, जो अपने फैसलों को लगातार बदल रहे हैं। सरफराज सैफी, भाई कोशिश कर रहा हूँ बेहतर इंसान बनने की। भाई बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, फोन निकालो अपना। ठीक है, जो कहूँगा करना होगा। बताइए। कोई एक पॉपुलर पर्सन जिसे ऑडियंस जानती हो, अच्छा, उसको कॉल मिलाओ, ओके, और उसे 60 सेकंड तक झूठ बोलो, प्रैंक 60 करो, सेकंड प्रैंक तक कॉल। झूठ बोलना है। हाँ जी, उसको लगना चाहिए हाँ ये सच बोल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर फोन उठा लेते हैं तो साहब। हाँ, कौन 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 नाम पहले अभी नाम। पहले फोन उठा ले तब बताऊंगा। हाँ। चाचा गुड इवनिंग। हेलो, चाचा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भतीजे। चाचा मैं न्यूज़ इंडस्ट्री छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा हूँ और मुझे एक फ़िल्म का ऑफ़र मिल गया है, तो मैं उसमें सोच रहा हूँ कि मैं एक रोल कर लूँ और उसमें आपको चचा का रोल करना पड़ेगा। आप एग्री हैं? अरे बेटा, लेकिन वो कौन सी फिल्म, बैनर क्या? बैनर बहुत बड़ा है, सारे लोग बड़े हैं, तो अब मुझे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें कल ही इस्तीफ़ा देना पड़ेगा न्यूज़ चैनल से और काम करना पड़ेगा, और एक आपने साथ किसी एक को लाना है, उनके साथ भी काम करना पड़ेगा। नहीं तो रोल क्या है, स्क्रिप्ट क्या है बेटा, वो देख भगत। चाचा स्क्रिप्ट थोड़ी देखनी है,
वेब सीरीज के लिए बोल रहे हैं ये मीडिया के ऊपर इनको 500 एपिसोड बनाने हैं, वेब सीरीज बनानी है। ओके ओके ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बन सकता है। चाचा ये एक प्रैंक कर रहा हूँ आपके साथ में, इस समय लाइव हूँ मैं, और ये जो हमारी टीम आई हुई है 3-4 कैमरे इन्होंने चला रखे हैं। इन्होंने कहा कि आपने किसी एक सीनियर को फ़ोन लगा के उनके साथ प्रैंक करना है, तो मैं हैंड फ्री करके प्रैंक कर रहा था, इन्होंने मौका नहीं दिया था। लेकिन मुझे लगा कि मैं किसी ऐसे इंसान को फ़ोन लगाऊंगा जो कुछ भी बोल दे, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आप ही का नाम है। थैंक यू सो मच, और मुझे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर, मोहित अरोड़ा दिस साइड। ओहो, हाउ आर यू मोहित जी? आई एम गुड सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जब कभी भी सैफी भाई से मिलते हैं, ऐसा कोई भी दिन, कोई भी लम्हा नहीं होता जब आपका जिक्र ना हो। अरे he's kind, he's my भतीजा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपकी आवाज़ सुन के, और जल्दी आपसे मेरा मिलना होगा फिर से। और ये आप ही को ये मुझे लगता है कि यही आवाज़ ये वायरल भी करवाने वाले हैं। अरे बाप चलिए आप एंजॉय करिए, चूंकि आप ट्रैवलिंग में, मैं जानता हूँ। थैंक यू सो मच फ़ोन उठाने के लिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय मोहित जी, बाय बाय सर, बाय। ये जो मोहित भाई ने फ़ोन लगवाया, इनका नाम है मनीष अवस्थी जी। हमारी इंडस्ट्री के बहुत वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, उसूल पसंद हैं, और आज तक के फाउंडरों में से एक रहे हैं। बहुत लंबे वक्त से मीडिया में ख़बरों को देते हैं। नागपुर से इनका ताल्लुक़ है, और मेरा चूँकि जब मैं आज तक में ट्रेनी रिपोर्टर था, तब ये वहाँ के सुपरस्टार हुआ करते थे जो बहुत बहुत सीनियर होते थे। तो इनका मेरा जो चचा भतीजे वाला रिश्ता बना हुआ है, जो कि हमेशा प्यार भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, और आप भी जैसा जानते हैं। मुझे पता था कि वो ट्रैवलिंग में, फ़्लाइट में है, और उन्होंने फ़ोन उठा भी लिया, तो एक फ़ोन उठा लिया, ये बड़ी बात है। उनका बड़प्पन है, प्यार है, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारी इंडस्ट्री में जितने मेरे सीनियर हैं, जितने मेरे साथ के हैं, जितने मेरे जूनियर हैं, हमेशा मुझे इसी तरीके से प्यार देते हैं। और ये प्यार एक दिन का नहीं है मोहित भाई, इसको कमाने में मैंने बहुत साल लगाए हैं, क्योंकि हमारे पास ईमानदारी, वफादारी के अलावा कुछ नहीं होता है। सैफ भाई, ये बताएं कि जैसे मैंने भी फिल्म स्टडीज़ की, मास्टर्स की फिल्म मेकिंग के अंदर, और आप भी मास्टर्स करके आए हैं, फिर आपने पीएचडी की। आज मीडिया जिस तरह से बढ़ रहा है, और डिजिटल मीडिया जितना बढ़ रहा है, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया के अंदर। कोई एक छोटे से गांव में बैठा, कोई एक बिहार के छोटे से गांव में बैठा लड़का हमें देख रहा है, या कोई हरियाणा की छोटे से गांव की या शहर की कोई लड़की हमें देख रही है, वो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहती है। वो आपकी तरह एक बहुत बड़ी एंकर बनना चाहती है। सपने हम सबके होते हैं। तो वो शुरुआत कैसे करे, किस तरह से इस फील्ड में आए, और किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए अवेलेबल हैं? देखिए, आज की तारीख में मीडिया में आना और मीडिया में अपना करियर बनाना बहुत आसान काम है, क्योंकि बहुत सारे माध्यम खुल गए। आप प्रिंट में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा सकते हैं, आप डिजिटल पर काम कर सकते हैं। लेकिन जिस समय हम आए थे उस समय बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं थे, बहुत स्ट्रगल था, बहुत मेहनत था। आज की तारीख में जब नौकरी निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा जगह पता चल जाता है। तो जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेज हैं जो मास कम्युनिकेशन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जर्नलिस्ट बनाना चाहते हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, ख़ासतौर से यूनिवर्सिटी वालों से, कॉलेज वालों से, कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को ज़रूर दें। क्योंकि होता क्या है कि किताबों की दुनिया में और प्रैक्टिकल दुनिया बहुत अलग है। ऑन फील्ड क्या चल रहा है, ऑन फील्ड क्या चल रहा है। मेरा आपके ज़रिए और जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, या यूनिवर्सिटी वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, या जितने भी लोग हैं, वो एटलीस्ट जो प्रोफेशनल रहे हैं मीडिया में, जिन्होंने लंबे अरसे तक काम किया, उनको हायर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक दूसरी बात, आपने कहा कि रिपोर्टर बनना चाहते हैं। रिपोर्टर कोई एक दिन में नहीं बन जाएगा, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत वक्त के साथ चीज़ें बदल गई हैं। एंकर बनने के लिए आपको जितना अच्छा पढ़ना पड़ेगा, उतना अच्छा लिखना पड़ेगा, जितना अच्छा लिखना पड़ेगा, उतना अच्छा बोलना पड़ेगा। आपको ये तीनों कॉम्बिनेशन साथ लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि आप जितना अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा दिखेंगे, जितना अच्छा बोलेंगे, आप एक सक्सेसफुल एंकर बन जाएंगे। और चूँकि ये पेशा ऐसा पेशा है जिसमें हर दिन आपको अपडेट रहना है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन गड्ढा खोदा, पानी पी लिया, 3 महीने बैठ के खा गए। आपको 24 घंटे आपको अपग्रेड रखना पड़ेगा,
आपको छोटी छोटी नॉलेज सबके पास रखनी पड़ेगी। आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपके सामने कोई खबर आ जाए, आपको उसकी जानकारी चाहिए होगी। तो इस तरीके से यानी आप जो भी काम कर रहे हैं ये मेहनत मांगता है फील्ड। अब तो आप देखो कि डिजिटल मीडिया का दौर है, एआई आने वाला है, इतनी सारे ऑप्शन हैं कि आप चाहें तो आप डिजिटल मीडिया शुरू कर सकते हैं, डिजिटल चैनल शुरू कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए आप बड़ा अच्छा करियर बना सकते हैं। आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने जर्नलिज्म नहीं किया, पत्रकारिता नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी वो डिजिटल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत अच्छा करियर बनाने हैं। एक वेल नोन एंकर से ज़्यादा उनकी पहचान है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप डिजिटल मीडिया के ज़रिए भी अपने एक करियर बना सकते हैं और ये करियर आपको बहुत ऊंचाई देगा, बशर्ते आपको मेहनत चाहिए। इतना अच्छा लाउड एंड क्लियर बोलने के लिए कौन सी एक्सरसाइज की जाती है वो भी बताएं। यार एक्सरसाइज कुछ नहीं है, ये तजुर्बा हासिल करने के लिए जूते घिसने पड़ते हैं। हमने तो जैसे कहा कि हमने तो इस देश में लगातार रिपोर्टिंग की है, लंबे वक्फे तक, लंबे अरसे तक, इतने सारे चैनलों में नौकरी की है, इतने सारे चैनलों में लॉन्चिंग किया है, उसके हिस्सा रहे हैं, कुछ जगह मेन लीड किया है। तो ये बहुत लंबा तजुर्बा हो गया, एक दिन का नहीं है, चूँकि 2 दशक बहुत होते हैं किसी भी इंसान के। और ऐसे वक्त में आप टिके हुए हो, बने हुए हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। चूँकि बहुत सारे लोग हैं, आते हैं, काम करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये शॉर्टकट वाला फील्ड नहीं है, ये मेहनत का फील्ड है। ये फील्ड मेहनत मांगता है और इस फील्ड में रहने के लिए आपको हमेशा अपग्रेड रहने की ज़रूरत है। जी ग्रुप के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत शानदार, बहुत प्रोफेशनल ग्रुप है और बहुत अच्छे लोग हैं। प्रोमोटर्स से लेकर जो उस वक्त के जो हमारे साथी काम करने वाले थे, सीनियर जूनियर या हमारे जो भी लोग थे, एक परिवार की तरह था। और मैं जितने भी नेटवर्क्स के साथ, चैनल्स के साथ, जो लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा मीडिया में, क्योंकि मैं मेहनती रहा हूँ। मैंने कभी बॉस के केबिन में जाके नमस्ते नहीं करी, मैंने कभी बॉस के केबिन में जाके सलाम नहीं करा, ना मैं वो पसंद करता हूँ, ना मैं करता हूँ, ना वो करवाना पसंद करता हूँ। आप काम करो, आप अपने घर जाओ। मैं वही चीज़ को फॉलो करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेरा काम बोलता है। और मैं ऐसे ही लोगों को पसंद करता हूँ, चूँकि मैं खुद ऐसा हूँ। मैं चापलूसों से बहुत दूर रखता हूँ, क्योंकि ना चापलूसी मैंने ज़िंदगी में करी है और ना मैं किसी से करवाता हूँ। हमारी इंडस्ट्री में क्या है, लोग कानों के कच्चे होते हैं, ठीक है, किसी ने जाके कुछ कह दिया। आप जब तक उस चीज़ को आप देखोगे नहीं, आप समझोगे नहीं। मैं सुनता सबकी हूँ, मैं करता अपने मन की हूँ, मैं हर किसी की बात सुनूंगा, लेकिन जो मेरा मन करेगा मैं वो काम करता हूँ। चूँकि मैं डिसीजन लेने में बहुत माहिर हूँ, मुझे चुटकियों में डिसीजन लेना होता है, चूँकि मैं रिस्की मैन हूँ, मैं रिस्क लेता हूँ अपनी लाइफ में। मैं ऐसे फैसले कभी भी ले सकता हूँ कि जब मुझे जिसकी भी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हाँ यार ये काम करना नहीं करना, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए मैं रिस्क लेता हूँ। क्योंकि मैं बचपन से अब तक मैं रिस्क लेता आया हूँ और ये रिस्क लेने की आदत मेरे बचपन से ही है। मैं काम कर रहा हूँ और मुझे चूँकि काम में मज़ा आता है, जैसे मैंने कहा कि मैं काम से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, मुझे नए कुछ करने की आदत होती है। तो दिमाग में बहुत सारा उथल पुथल चलता है। जैसे आप खुद क्रिएटिव इंसान हो, अब क्रिएटिव इंसान कितने दिन तक क्या करेगा। तो मेरा अपना मानना है कि आपको काम आना चाहिए, आपको चापलूसी नहीं करनी चाहिए कभी भी। आपको हमेशा अपना काम से, अपने बॉसेस का, अपने साथियों का दिल जीतना चाहिए। जैसा आपने अभी जिक्र किया पॉलिटिक्स बाहर तो होती है, हमारे वर्क प्लेस पे क्या असर डालती है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, काम खराब होता है, टाइम खराब होता है। मैं कहता हूं कि जो लोग भी संस्थानों में, ऑर्गेनाइजेशन में, न्यूज़ चैनलों में पॉलिटिक्स करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। अगर उनको पॉलिटिक्स करनी है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इससे क्या है, एक तो ऑफिस का एटमॉस्फेयर खराब होता है, दूसरा जो काम करने वाले लोग हैं उनका मनोबल गिरता है। एक इंसान मेहनत कर रहा है, आप उसके साथ पॉलिटिक्स करोगे, राजनीति करोगे तो उसका मन टूटेगा। मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूँ। मैंने कभी लाइफ में पॉलिटिक्स की है और ना मैं करने का मौका देता हूँ किसी को भी, क्योंकि मैं सीधे सीधे रास्ते पर काम करने वाला हूँ। मेरे साथ सिर्फ वही आदमी काम करता है जो सीधा सीधा चल सकता है, नहीं तो दूसरी भाषाएं आती हैं वो सीधा हो जाते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि आपको अगर पॉलिटिक्स करनी है, इतनी सारी देश में पॉलिटिकल पार्टियाँ, जाके ज्वाइन कर लो। क्यों संस्थान का पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्यों प्रमोटर के पैसे में आग लगा रहे हो? क्यों ऑफिस का, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर रहे हो? आपको करना ही नहीं चाहिए। भाई आपके साथ में आपके सीनियर जूनियर हैं, लोग हैं, किसी को 19 काम आता है, किसी को 20 काम आता है, किसी को 21 काम आता है। तो मेरा अपना मानना यह है कि एक परिवार की तरह आपको काम करना चाहिए, चूँकि
एक चैनल में काम करने के लिए आपको हर इंसान की ज़रूरत है, और हर इंसान तब तक काम करेगा जब तक वो दिल से मेहनत से काम करेगा, क्योंकि नाजुक काम है राइट। और ये टीम वर्क वाला काम है। इसमें पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग ऐसा करते हैं मुझे लगता है कि उनको करना भी नहीं चाहिए, और जो करते भी हैं वो वहीं दब के रह जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने पॉलिटिक्स की है, अपना कैरियर, अपना नाम, अपनी इज्जत लोगों के सामने भी ख़राब की, और नहीं करना चाहिए कभी। न ऐसे प्रमोटर्स होने चाहिए, न ऐसे एम्प्लॉय होने चाहिए, क्योंकि इससे दोनों का नुकसान होता है। आप इतिहास उठा के देख लो, जिसने भी डिवाइड एंड रूल खेला, फूट डालो राज करो, वो ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हुआ है, बिल्कुल। वो संस्थान में काम करने वाले लोग बर्बाद हुए, पैसा बर्बाद होता है, सब कुछ, टाइम वेस्ट होता है, सबसे बड़ी बात ये, और मेंटली आप हरेसमेंट होता है, लोगों ट्रॉमा आ जाता है, पूरा एक ट्रॉमा में करना ही चला नहीं जाता है। चाहिए भाई। अगर आपके साथ रिश्ते अच्छे नहीं है तो आप गुड नोट पे खत्म कर लो। राइट। आपके लिए लोगों की कमी नहीं है, दूसरे लोगों को नौकरी की कमी नहीं है। तो मुझे अपना मानना यह है कि रिश्तों को जबरदस्ती नहीं घसीटना चाहिए। आपके रिश्ते घर के हों, बाहर के हों, दफ्तर के हों, खूबसूरती का मोड़ देकर आप छोड़ दो, आगे निकल जाओ। क्यों अपने आप को परेशान करना है, क्यों राजनीति करनी है, क्यों टेंशन देनी है, क्यों टेंशन लेनी है लाइफ में। सैफी भाई, आपने इतने सारे चैनल्स ओपन किए, स्क्रैच से लेके एकदम नेशनल लेवल पर आपने उनको खड़ा किया। खुद आप सीईओ हैं, पूरा का पूरा इतना बड़ा चैनल हैंडल करते हैं। चैनल चलाने के पीछे जिम्मेदारियां कौन कौन सी होती हैं? 1 सेकंड, अगर किसी को अपना मीडिया चैनल शुरू करना है तो कैसे करें? रेवेन्यू सोर्सेज में क्या क्या है, स्ट्रीम्स क्या क्या है? एक मीडिया के अंदर एक खुद का कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एक अगर कोई भी व्यापारी, कोई बिजनेस पर्सन हमारा ये शो देख रहा हो, उसके पास पैसा है और वो अपना एक मीडिया चैनल शुरू करना चाहता है, या कोई स्टूडेंट वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, वो अपना एक मीडिया चैनल यूट्यूब पे शुरू करना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो दोनों के लिए आपकी क्या एडवाइस है, और उनको कहाँ से लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू आएगा ताकि एक अच्छा बिजनेस मॉडल क्रिएट हो सके? देखिए, ये जर्नलिज्म एक पेशे के साथ साथ एक बिजनेस भी है, और जाहिर सी बात है कि हमारे देश में सैकड़ों चैनल है, सैकड़ों चैनल चल रहे हैं, रन कर रहे हैं। कोई भी चैनल आता है, ये जो भी प्रमोटर आते हैं, वो चाहता है कि साहब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का चैनल बन जाए, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसको करने में बहुत लंबा वक्त लगा है। एक दूसरी बात ये कि एक जर्नलिज्म के साथ साथ एक ही वह व्यापार भी हो गया। जैसे मैं हमेशा इसको मीडिया प्रोफेशनल बोलता हूँ, क्योंकि जर्नलिज्म वो वाली जर्नलिज्म अब नहीं बचा है जिस जर्नलिज्म की बात हम और आप लोग करें हैं, जो ये हमने की हैं। अब एक ये व्यापार भी हो गया है। अब व्यापार के लिए जाहिर सी बात है कि आप सरकार से पैसे लोगे, सरकार से ऐड लोगे, तो सरकार के खिलाफ खबरें तो नहीं चला सकते। बिल्कुल। आप कौन सा धंधा भी लेना है, क्योंकि धंधा इसलिए लेना है कि आपके चैनल में काम करने वाले 250-300 पत्रकारों का पेट भरना है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर रहता नहीं है, क्योंकि वो गिव एंड टेक है। आप सरकार से पैसे ले रहे हो, सरकार आपको पैसा दे रही है, तो सरकार के फेवर में आपको खबर चलानी पड़ेगी। और ये अभी नहीं है, ये शुरू से होता आया, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, किसी भी सरकार हो, चाहे वो स्टेट में किसी भी गवर्नमेंट हो या किसी गवर्नमेंट में, पर्टिकुलर किसी सरकार का जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लोग इसको अन्यथा लेकर वायरल भी कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हर सरकारों में आता है, क्योंकि किसी की भी सरकार रही हो तो वहां रेवेन्यू वो देते हैं एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, अपनी योजनाओं को प्रमोशन करने के नाम पर, जिससे उनके पास आता है। एक बात। दूसरी बात कि इतने बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं, उनको भी अपने एडवर्टाइजमेंट करने होते हैं, अपने ब्रांड का प्रमोशन करना होता है, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, वहाँ से भी रेवेन्यू आता है। इसके अलावा जो कॉन्क्लेव होते हैं, स्पॉन्सर आवाज आते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा रेवेन्यू आता है। तो जो जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये बड़े हों छोटे हों, सब ये काम करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं, ये पब्लिक डोमेन में भी चीज़ें हैं, और उनका टर्न ओवर भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कुछ लोग क्या है कि इसमें पॉलिटिक्स के लिए भी आते हैं कि साहब मैं अपना न्यूज़ चैनल खोल लूँगा, मेरी पावर हो जाएगी, शहर का डीएम से लेकर सीएम तक मेरे फ़ोन पर रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने कारोबार हैं उनको बचाने के लिए भी काम करते हैं। तो ये तरह तरह के लोग हैं। लेकिन ये अच्छी बात क्या है कि अगर इस पेशे को, इस धंधे को तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से चला जाए, तो मेरा मानना यह है कि इससे अच्छा कोई बिजनेस भी नहीं है, ये इससे अच्छा कारोबार है। एक तो आप इन हाउस 200-250 पत्रकारों को आप रोजगार दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि इंडिया में अलग अलग जिलों में रहने वाले साथी पत्रकारों को भी रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल। तीसरी बात यह कि जो आप काम कर रहे हो साफ सुथरे तरीके से कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छा रेवेन्यू भी चैनल के लिए आता है, और एक बहुत अच्छा व्यापार है। आप देखो कि
जितना टीवी चैनल के जो संपादक हैं, टीवी चैनल के जो बड़े बड़े कर्मचारी हैं, उनसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग पैसा कमा रहे हैं। टीवी चैनल से ज़्यादा दिखने वाले लोग आज डिजिटल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, जो उनसे ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। तो अब क्राइटेरिया बदल गया है। तो जो यूथ का आपने जिक्र कहा, उन यूथ को भी मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। जैसे हमारे मज़हब में भी कहा गया, और आप तो खुद बिजनेसमैन हैं, कि सबसे पहले आपको अपना तिजारत करनी चाहिए, कारोबार करना चाहिए। तो ये कारोबार का एक अहम हिस्सा, जैसे मेरा ये शौक है एंकरिंग, मेरी एक शौक भी है, लेकिन मैं तिजारत के लिए काम तो करूँगा। अगर मान लीजिए कि मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ और अपने शौक को मैंने अपना प्रोफेशनल बना लिया, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैंने इसमें 2 दशक गुजार दिए। अब 2 दशक गुजारने के बाद मैंने एक लंबा वक्त गुजार कर इसको, ये मेरा शौक भी पूरा हो रहा है और मैं यहाँ से पैसे भी कमा रहा हूँ, तो ये मेरा एक प्रोफेशनल हो गया। इसी तरीके से जो नए लोग हैं वो ईमानदारी से अपना काम कर सकते हैं, ईमानदारी से आगे बढ़ सकते हैं। आप पैसा कमाइए, सरकार को टैक्स दीजिए, आप महंगी से महंगी घड़ियाँ पहनिए, आप महंगे से महंगे कपड़े पहनिए, आप दुनिया में ट्रैवलिंग किए, कौन रोकेगा आपको, क्योंकि आप तो सरकार को टैक्स दे रहे हो। सैफी भाई, जैसे शुरू में जब वेब सीरीज आई, बहुत सारे एक्टर्स ने वेब सीरीज करने के लिए मना कर दिया, लेकिन अब बड़े से बड़े एक्टर्स, आप कोई भी बड़ा नेम ले लें, सब वेब सीरीज कर रहे हैं। वैसे डिजिटल आया, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि बहुत सारे एंकर डिजिटल में हैं, बिल्कुल। तो कल को जो जितने भी बड़े नेम्स हैं, हमारे देश के जितने भी बड़े एंकर हैं, प्राइम टाइम एंकर हैं, बिल्कुल, कल को वो भी डिजिटल पे आएंगे। बिल्कुल आएंगे। देखिए, अच्छी बात क्या है कि एक बिजनेस है ये। मैंने कहा कि आपको एंकरिंग कर रहे हैं, आप एक नौकरी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। अगर मान लीजिए डिजिटल मीडिया टीवी चैनल पर हावी हो गया, मैंने एक रिपोर्ट भी लिखी थी, शायद आपने पढ़ी होगी, कि डिजिटल मीडिया टीवी इंडस्ट्री से ज़्यादा करने वाला बिजनेस हो गया है और टीवी इंडस्ट्री से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। हर कोई इंसान अपना ब्रांड प्रमोशन डिजिटल पर करना चाहता है। आप देखोगे, आप AI का ज़माना है अभी हम, आप अगर अपने YouTube पर अगर कुछ चीज़ डालेंगे तो दूसरा वीडियो खुद आ जाएगा। आप गूगल पे कोई चीज डालेंगे तो दूसरा गूगल आपको उसी रिपोर्ट दिखा देगी, एल्गोरिदम उसे प्रमोट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी मानसिकता को पढ़ रहा है। ये एक बिजनेस है, ये एक धंधा है। और आप ये देखो कि जो लोग टेलीविजन में सफल एंकर थे, सफल संपादक भी रहे हैं, वो आज डिजिटल मीडिया पर टीवी से अच्छा काम कर रहे हैं, खुल के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक आप एक चैनल में काम करते हो, एक दबाव में काम करते हो, क्योंकि दबाव आपके ऊपर कई तरीके का होता है। दबाव मतलब आपको पूरे चैनल को रन करने का होता है, खबरों का होता है, रेवेन्यू का होता है, हर तरह का दबाव होता है। लेकिन जब आप डिजिटल मीडिया पर चले जाते हो, आप खुला हो, आपको इंडिया में आप बैठ के करो तो दुबई, लंदन, अमेरिका वाला भी लोग देखेगा। आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाके, गांव में करो, शहर में करो, कस्बे में करो, या किसी वर्ल्ड मेट्रो शहर में जाके करो, आपको दुनिया देखेगी। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और जैसे हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जब तक काम कर रहे हैं, जिस दिन मान लीजिए इस मंच पर भी आ गए तो धमाका मचाएंगे, क्योंकि ये तो एक इतना लंबा फील्ड है कि भाई जो आपका इतना सालों का तजुर्बा है, और जबकि जैसा आप जानते हैं कि मैंने डिजिटल मीडिया पर बहुत काम किया है, डिजिटल मीडिया पर मैंने तमाम रिसर्च भी कर डाली है, तो एक बहुत बड़ा एक रास्ते भी हमने खोल लिए अपने लिए। ये तो वही बात हो गई, जैसे कपिल शर्मा से किसी ने पूछा कि सर आप डिजिटल में नहीं आ रहे, तो कहते जिस दिन मैं आ गया, जो डिजिटल पे उनकी दुकान बंद करवाओगे। नहीं, देखो, डिजिटल पे आने के लिए भी बड़े अलग अलग क्राइटेरिया है। मसलन यह है कि हमारे देश में इस वक्त 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की मैं अगर बात करूं तो इसमें कई भागों में लोग बटे हुए हैं। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद नहीं है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद नहीं है। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? आप कहाँ मार करोगे? आप अपनी बात कहाँ कहना चाहते हैं, वो आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी। आप उस लाइन को लेकर आप इस मैदान में कूद जाइए, आप जो चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे। क्योंकि ये इतना बड़ा कारोबार है, ये इतना बड़ा बिजनेस है, ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि आप लोगों से जुड़ने का, अपनी बात कहने का, अपनी बात पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया और एक बहुत बड़ा माध्यम है। सैफी भाई, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। आपने इतना टाइम दिया, इतना खुल के हर एक टॉपिक के ऊपर आपने बात की। हम जब बैठते हैं कुछ खाने के लिए, जिस तरह से आप उस टाइम बात करते हैं एकदम खुल के, उसी तरह से आप आज कैमरे के आगे बात कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एकदम जो कैमरे के पीछे हैं वैसे ही कैमरे के आगे होते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारा पेशा है, जिस पेशे में हम काम कर रहे हैं, ये पेशा हमें आईने की तरह हमारे सामने रहता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब दिखता है। जैसे मैंने कहा था, कैमरा झूठ नहीं लगता। मुझे लगता है कि
हमको जो कहना है वो सच कहना चाहिए मोस्टली, ठीक है। अब तो बहुत सारी परिभाषाएं बदल गई, लोग हमको भी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, ठीक है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा काम है, जैसे एक डॉक्टर होता है, जैसे एक वकील होता है, जैसे एक इंजीनियर होता है, वैसे ही हम एक मीडिया प्रोफेशनल हैं। जो हमें काम दिया जाएगा हम अपना वो काम करेंगे, क्योंकि हम दिहाड़ी करने के लिए यहाँ होते हैं। यहाँ जो मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूँ, जैसे ये कोट उतरेगा मैं नॉर्मल वैसे ही हो जाऊँगा। और मुझे लगता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में वैसे ही होना चाहिए जैसे वो रहता है। मैं आपके दर्शकों का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला, इतनी रात में हम लोग काम कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपके जो दर्शक हैं, आपके जो लोग हैं, इनको पसंद करेंगे और आपकी जो मेहनत है वो बहुत आगे जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। द मोहित अरोड़ा शो जो फर्स्ट एपिसोड है, जो सैफी भाई के साथ जो कर रहे हैं हम लोग, आपका तहे दिल से बहुत सारा, ढेर सारा शुक्रिया। ये जो शो है ये इतिहास लिखेगा मोहित, क्योंकि आपने जो पहला शो ही धमाकेदार किया है। जब आगाज़ ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये आपका शो हिट होगा तो फिर एक बार हम और बातें करेंगे, बार बार करते रहेंगे। आप ऐसे ही करते रहिए और अच्छे अच्छे लोगों को ऐसी आप न्यूज़ देते रहिए और बढ़िया बढ़िया लोगों को एंजॉय कराते रहिए। एक बार कैमरे में देख के कह दो, हाँ, जो भी आपके फैंस हैं, हाँ, मोहित अरोड़ा के चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज, इसका जो रेवेन्यू आएगा उसका कितना % मुझे मिलेगा? जैसे मैंने कहा 100%। भाई आपसे कुछ छिपा देखो है। मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, तो आप अपना भला सोच रहे हो तो मैं अपना भला सोच रहा हूँ, क्योंकि रात को रोक रखा है ना, डबल शिफ्ट हो गई मेरी। आप कॉर्पोरेट के हो, मैं बिजनेस का हूँ। भाई मोहित मेरे दोस्त हैं, इनके आप शो को देखते रहिए, पसंद करते रहिए। बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और मैं इनको सालों से जानता हूँ और ये अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं कौम के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। और जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए अच्छा काम करता है उनके साथ इसी तरीके से खड़ा होना चाहिए। मेरी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मोहित अरोड़ा चैनल। बिल्कुल करिए साहब, फॉलो भी करिए, सब्सक्राइबर करिए और इसको खूब वायरल भी करिए। थैंक यू सो मच भाई। बाय, टेक केयर, थैंक यू। गुड नाइट। कर दो जी, कट कर दो।